दोस्तों स्वागत है आज के मेरे इस चैनल पे, जहां हर रोज़ एक नया अपडेट लेकर हम आते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें। चाहते हैं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त है। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो स्क्रीन पर बताने जा रहे हैं। दोस्तों आप देखे होइएगा, बीपीएससी स्टेनोग्राफर न्यू भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जो 12वीं पास के लिए वैकेंसी आई है दोस्तों, जिसमें योग्यता, चयन प्रक्रिया, पात्रता, सिलेबस, कैसे आवेदन कर सकते हैं, कि कौन कौन पात्रता है, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, कब से आवेदन शुरू है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना फ़ी है, तमाम डिटेल आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ये जो भर्ती होने वाली है वो बीपीएससी में स्टेनोग्राफर के पदों पर नई भर्ती आई है 2026 को, उसी के बारे में आपको स्क्रीन पर चलकर डिटेल नोटिफिकेशन पढ़कर आपको बताने जा रहे हैं। उसमें तमाम डिटेल बताएंगे कि योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, पात्रता क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे आवेदन कर सकते हैं, कितना फ़ी है, तमाम डिटेल बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन पढ़कर आपको बताते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है स्टेनोग्राफर, जो बीपीएससी में 2026 में जो भर्ती आई है स्टेनोग्राफर में, स्टेनोग्राफर पदों पर, उसकी पीडीएफ है हमारे पास। आपको बताते हैं किस पद में कितने सीटें खाली हैं दोस्तों इसमें आपको बता दें अनुरक्षित वर्ग कोटि के लिए अनुमानित पदों की कुल संख्या 7 है दोस्तों। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पदों की कुल संख्या 1 है। उसका अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 3 है, पिछड़ा वर्गों के लिए 2 है, पिछड़ा वर्गों के महिलाओं के लिए 1 भी नहीं है। कुल आपको ये जो भी स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती होने वाली है और 15 को पदों पर भर्ती होने वाली है दोस्तों इसमें 35% आरक्षण है महिलाओं को दोस्तों। उसमें अनुमानित कुल संख्या महिलाओं के आरक्षित के लिए 2 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 भी नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए भी 1 भी नहीं है, अनुसूचित जनजाति 1 भी, महिला के लिए भी 1 भी नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 1 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 भी नहीं है दोस्तों। अब पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 3 है दोस्तों। तो टोटल ये महिला और पुरुष दोनों लगाकर आपको इसमें 15 पदों पर भर्ती होने वाली है दोस्तों आगे चलते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ के बताते हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में अशुलिपिक मतलब जिसे स्टेनोग्राफर बोला जाता है। कुल 15 पदों रिक्त पदों पर नियुक्ति सहयोग भारतीय उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में दिशा निर्देश वही पीडीएफ है जो आपको प्रूफ बता दिए हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों इसमें आप बात करते हैं वेतनमान का, तो इसमें वेतनमान लेवल 4 का रहने वाला है, जिसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक रहेंगे दोस्तों। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 या समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। इसमें योग्यता वेतनमान तो आपको लेवल 4 के होने वाले हैं, वो भी बताइए कितना पैसा रहेगा वो भी बता दिए। आप शैक्षणिक योग्यता क्या रहना चाहिए, योग्यता आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से संस्थान से कम इंटर उत्तीर्ण होना चाहिए, कहे तो 10+2 होना चाहिए दोस्तों। कम से कम इंटर होना चाहिए, और नहीं तो इंटर के समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है दोस्तों, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें नोट में एक दिया अशुलिपि के लिए, मतलब जिसे स्टेनोग्राफर बोला, पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र, ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT SCVT द्वारा निर्गत एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय अभियांत्रिक डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा दोस्तों। ये कहना चाह रहा था, जो मतलब 10+2 होता है तो इसमें तो अप्लाई कर सकते हो समकक्ष कक्षा में, जो जिसमें मौलवी प्रमाण पत्र ITI में कम से कम, जैसे ITI के तो वो भी तो इंटर के स्तर का समकक्ष कक्षा माना जाता है। इसीलिए आपको 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र आपको NCVT SCVT द्वारा निर्गत होना चाहिए, तो अभी ITI या मौलवी प्रमाण पत्र वैलिड होगा दोस्तों। उसके बाद पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय का डिप्लोमा का होना चाहिए, तभी आप इंटरमीडिएट के समकक्ष कक्षा के माने जाएंगे दोस्तों आगे बात करते हैं
दोस्तों इसमें तकनीकी योग्यता हिंदी एवं अंग्रेजी में आशु लेखन तथा कंप्यूटर टेकन मतलब टाइपिंग के कंप्यूटर के बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें उम्र सीमा क्या रहने वाले हैं। दोस्तों इसमें उम्र सीमा आपको अगर चाहते हैं बीपीएससी में जो स्टेनोग्राफर में पदों पर भर्ती आए उसमें आप फॉर्म फिलअप करना, तो आपको कम से कम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए। अगर 18 वर्ष से आपका उम्र कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद अधिकतम उम्र की बात है तो अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष दोस्तों इसमें आपको इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका जो उम्र का गणना किया जाएगा 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष आपका पूरा हो जाना चाहिए। दोस्तों बात का अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं आरक्षित महिला को 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला को 42 वर्ष। ये बता दिया कि अंतिम उम्र में जो छूट लगा के आपको कितना छूट रहेगी वो बता दिया दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अभी इसमें बात करते हैं अब चयन प्रक्रिया कह रहा है दोस्तों। इसमें चयन प्रक्रिया एक लिखित परीक्षा एवं व्यवहारिक जांच परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। जांच परीक्षा का कहने का मतलब यह है कि जो टाइपिंग बोला हुआ था टेकन वो आपको लिया जाएगा दोस्तों पहले लिखित परीक्षा इसके लिए किया जाएगा जो उसके बाद व्यवहारिक जांच से टाइपिंग टेस्ट होता है वो आपको लिया जाएगा। उसके लिखित परीक्षा में आपको लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। इस परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। दोस्तों इसमें जो लिखित परीक्षा होगी इस पत्र में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 पूछा जाए, 50 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्नों की संख्या 50 रहेंगे। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच जैसे लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी या कंपैरिजन मेंटल एबिलिटी बोल सकते हैं। उसके प्रश्नों की संख्या 50 रहेंगे दोस्तों प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कहने का नाम है कि मतलब आपको उसमें टिक लगाना रहेगा दोस्तों, जिसमें से 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें किसी एक पर अति करना दोस्तों। उसके बाद कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए दोस्तों। अगर आपका एक सही होता है तो 4 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी दोस्तों। अगर आपका गलत होता है तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, आपको गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे दोस्तों। बात करें दोस्तों परीक्षा की अवधि क्या रहने वाली है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट रहने वाली है दोस्तों ये लिखित परीक्षा जो होगी ये प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगे। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न से ही मान्य होगा दोस्तों। ये यह कहना चाहता है कि प्रश्न आपके हिंदी अंग्रेजी में दोनों भाषा में दिए आप जिस भी भाषा में उत्तम समझते हो उस भाषा में आप जवा सकते हैं। अगर हिंदी में आप नहीं समझते तो इंग्लिश में अधिक कीजिए, इंग्लिश वाला समझते तो हिंदी में कीजिए, आपको जिसमें सुविधा बुझाता है उसमें कीजिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों उसे व्यवहारिक जांच परीक्षा जिसे टाइपिंग टेस्ट भी बोला जाता है। तो दोस्तों आप बात करते हैं इसमें उसके बाद लिखित परीक्षा के बारे में बहुत बात हो गया। आप व्यवहारिक जांच परीक्षा जिसे जो ये हिंदी इंग्लिश में जो टाइपिंग होगा उसी के बारे में बताना दोस्तों। अशुलेखन में जांच परीक्षा में हिंदी एवं अंग्रेजी श्रुत लेखन हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों को 4 मिनट और 1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ में लेखापाल जांच डिक्टेशन लेख होना की अवधि में उपलब्ध कराए गए नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना आवश्यक होगा दोस्तों ये कहना जा रहा है जो आपको टाइपिंग वाला टेस्ट होगा व्यवहारिक जांच परीक्षा होगा उसमें अशुलेखन जांच परीक्षा में हिंदी एवं अंग्रेजी में श्रुत लेखन हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों को 4 मिनट 1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ में लेखापाल जी से डिक्टेशन लेख की अवधि में उपलब्ध कराए गए नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना आवश्यक होगा दोस्तों। उसके बाद निर्धारित श्रुत लेखन के बाद 2 मिनट अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु तय होंगे। उसके बाद श्रुत लेखित लेखसा के टेकन हेतु कुल 20 मिनट तय होंगे दोस्तों। उसके बाद टेकन जिसे टाइपिंग बोला जाता है जांच परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी कंप्यूटर पर ली जाएगी। उसके बाद हिंदी टेकन जांच परीक्षा में मैंगल फॉन्ट इन रेमेंगटोन गिल कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद हिंदी टेकन जांच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 300 शब्दों को 10 मिनट में
तंकित करना अनिवार्य होगा दोस्तों। अंग्रेजी टेकन जांच परीक्षा में UTF-8 अंडर इंग्लिश US कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बात करें अंग्रेजी टेकन में जांच परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में कुल 300 शब्दों की टिकट करना अनिवार्य है। उसके बाद अभ्यर्थी टाइपिंग की शुरुआत के दौरान उपयुक्त कीबोर्ड लेआउट का चयन कर ले। टाइपिंग के लिए दौरान कीबोर्ड लेआउट बदलने से अभ्यर्थी द्वारा टाइप की गई सामग्री मिट सकती है। उसके बाद आगे बात करते हैं बेंचमार्क दिव्यांग दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को नियमानुसार क्षतिपूरक समय दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल होने के लिए अशुलेखन गति में 10% एवं टेकन में 1.5% से अधिक अशुद्धियाँ मान्य नहीं होगा। दोस्तों ये कहना चाह रहा है जो ये व्यवहारिक जांच जैसे टाइपिंग टेस्ट बोला जाता है उसमें सफल होने के लिए आपको 10% टेकन में 1.5% से अधिक अशुद्धियाँ होगा तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद करते हैं अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर समय समय पर प्रदर्शित निर्देशों का अक्षरश अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे दोस्तों। उसके बाद नोट में अगर दिया है लिखित परीक्षा के बाद व्यवहारिक परीक्षा है तो विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाएगी। प्रकाशित सूचना के आलोक में व्यवहारिक परीक्षा आयोजन किया जाएगा। दोस्तों ये करना चाहता जो लिखित परीक्षा हो जाएगा उसके बाद टाइपिंग टेस्ट बोले तो या व्यवहारिक परीक्षा बोले तो उसके जांचने के लिए एक सूचना भी प्रकाशित किया जाएगा बाद में अगर आपका लिखित परीक्षा हो जाता है तब। दोस्तों अब आगे बात करते हैं दोस्तों अब इसमें बात करते हैं मेरिट किस पर बनेगा। दोस्तों मेधा सूची आपको मेरिट लिस्ट व्यवहारिक जांच परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात लिखित परीक्षा के प्राप्त एवं संबद्धता के आधार पर प्राप्त अधिमानता अंक को जोड़कर मेधा सूची आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा के प्राप्त समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषयों में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों ये कहा जाए पहले आपका व्यवहारिक जांच पे स्केल में जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो हो जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के संबद्धता के आधारों पर प्राप्त अधिमानता अंक को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त आप जो अंक स्थिति हो गए सामान्य अध्ययन विषय में प्राप्त अंक आधार पर मेरिट लिस्ट आपको निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद आगे आपको सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्त सामान्य अध्ययन के भी अंक भी और सामान्य विज्ञान और गणित के प्राप्त अंकों की प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित विषयों के प्राप्त अंकों उम्मीदवारों को जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को माध्य क्रम में ऊपर स्थान दिया जाएगा तथा जन्म तिथि समान होने पर जिस उम्मीदवार का देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार पहले आता हो उन्हें मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। इस प्रकार अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। दोस्तों इसमें आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित कॉलम में आरक्षण का दावा न करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार को पंचायत आरक्षण नियम के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही तय होंगे। तो उसके बाद बात करते हैं आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को लिए जाए। कहना ये चाह रहा है अगर बिहार के आप मूल निवासी है तभी आपको आरक्षण के लाभ मिलेगा। अगर किसी दूसरे राज्य का तो अब आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य। दोस्तों जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार आते हैं उसको जाति प्रमाण पत्र अस्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करवाने पड़ेंगे दोस्तों ये जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना जरूर अनिवार्य है दोस्तों जो भी पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उसको क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र यहाँ लगाना होगा। उसके बाद पिछड़ा जो करेंट का होना चाहिए उसके बाद हाल ही का बना हुआ पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दशा में अपनी अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर अनुसूचित राज्य सरकार अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। दोस्तों ये जो आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण अंचल स्तर का होना चाहिए अनुसूचित राजस्व अधिकारी या अंचल पदाधिकारी द्वारा क्रीमी लेयर बना होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति की दशा में अपने अस्थायी निवास को राज्य सरकार अनुसूचित अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा दोस्तों। अब एक और बता देता आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं को जाति अस्थायी निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं
पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से। दोस्तों ये उनके लिए है जो विवाहित महिलाएं हैं जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए, जो ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर आप चाहते हैं आरक्षण का लाभ लेना तो आपको अस्थायी निवास क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी निवास का होना चाहिए, न कि आपके पति के। तो ये आप अपना देख लीजिएगा दोस्तों आप आगे बताते हैं। दोस्तों आप बताते हैं कि ऑनलाइन करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। दोस्तों आप जब ऑनलाइन कीजिएगा तो आयोग द्वारा दस्तावेज सदन के समय पर अभ्यर्थी के सक्षम निम्नलिखित प्रमाणों पर मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पहले मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष का अंक प्रमाण, विज्ञापन के खंडिका 3 में शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी द्वारा, उसके बाद इंटरमीडिएट समकक्ष का प्रमाण पत्र एवं विज्ञापन खंडिका शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी मान्यता प्राप्त स्थान से तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। उसके बाद ये आगे अपना देख लीजिएगा दोस्तों। आपको हम जरूरी वाला बातें बता दी हैं दोस्तों इसमें फ़ोटो जो आपके पास 4 फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, जो हाल ही का खींचा होना चाहिए तत्काल में ही दोस्तों। उसके बाद लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की आपको फ़ोटो कॉपी अपने पास रखिएगा दोस्तों अब बात करते हैं आवेदन शुल्क के क्या रहेंगे। दोस्तों इसमें आपको आवेदन शुल्क प्रत्येक अभ्यर्थी के, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप जनरल से आते हैं या अत्यंत पिछड़ा से या SC ST आते से किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो उस अभ्यर्थी के लिए, पुरुष हो या महिला हो, सब के लिए 100 रुपये शुल्क जमा किए जाएंगे दोस्तों। 100 रुपया ही लगेगा दोस्तों एक और इसमें नोटिस दिया, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के पहचान पत्र के रूप में आधार अंकित नहीं किए जाएंगे उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में आपको 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान। ये कहना चाह रहा है कि पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या आधार अंकित नहीं किया जाता है तो उन्हें अगर आधार नंबर अंकित नहीं किया जाएगा तो आपको बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में आपको 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेंगे दोस्तों। 100 रुपया वो तो आवेदन शुल्क लगेगा ही, इस बायोमेट्रिक फ़ी भी आपको 200 रुपये लगे अगर आधार नंबर अंकित नहीं है पहचान पत्र के रूप में। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि आवेदन कब से आप कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं वो बता देते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको 12 जनवरी 2026 से प्रारंभ शुरू है दोस्तों। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 है दोस्तों। एक बार और सुन लीजिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपको 2 फरवरी 2026 है दोस्तों। बाद में हो सकता है डेट एक्सटेंड कर दिया जाए, मगर अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं कीजिएगा। आप चाहते हैं फिलअप करना, अगर चाहते हैं BPSC स्टेनोग्राफर पदों पर आप जो भर्ती आई है 15 पदों पर, अगर उसमें फिलअप करना तो आप फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। आप बताते हैं कैसे आप आवेदन कर सकते हैं वो बता देते हैं दोस्तों। सबसे अगर चाहते हैं ऑनलाइन आवेदन करना तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक खुल जाएगा, आप वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों याद रखिएगा अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 है, उससे पहले ही कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपका आवेदन नहीं होगा दोस्तों। कभी कभी हो सकता है सर्वर इशू की वजह से ना हो, इसीलिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से। अगर आप चाहते हैं आवेदन करना, आपके पास पात्रता है तो आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आप बताते हैं आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, पहले 1 टाइम रजिस्टर जिसे OTR कहा जाता है, पहले जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है उस लिंक को खोल लीजिएगा। उसके बाद 1 टाइम रजिस्टर OTR करना पहले ज़रूरी है। उसके बाद OTR करने के बाद ही न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करिएगा। उसके भविष्य के आयोग द्वारा प्रकाशित होने विज्ञापन हेतु युक्त OTR ही मान्य किए जाएंगे। उसके बाद OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, यह केवल आवेदकों की जानकारी एकत्रित करना और प्रत्येक आवेदन की प्रोफाइल बनाने रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाए गए पासपोर्ट इतना पर लॉगिन करेंगे, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया। OTR के क्रम में भरे गए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार संख्या, जन्मतिथि के परिवर्तन सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। आवेदक आवेदन करने के आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने आवश्यक होगी, जिसे डिजिलॉकर अकाउंट के माध्यम से अपलोड किया जाएगा
दोस्तों आप चाहते हैं आवेदन करना तो हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया, आप वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 है। हो सकता है बाद में अंतिम तिथि एक्सटेंड करें, मगर उससे पहले आप अप्लाई कर लीजिए। अंतिम तिथि में हो सकता है कभी कभी कि डेट एक्सटेंड भी नहीं हो, इसीलिए आप पहले ही फिर एग्ज़ाम अगर चाहते हैं भरना फिर आवेदन करना तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और बता देते हैं दोस्तों अगर ये जो PDF हम बताएं, अगर उस PDF को आप चाहते हैं मतलब खुद से पढ़ना, खुद से मतलब समझना कि कैसे कैसे अच्छे से मतलब पढ़ना, तो आप हमारे उस PDF को जो एडवर्टाइजमेंट है इसको खुद से ही पढ़ना, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को, इस PDF को भी जो एडवर्टाइजमेंट आया है स्टेनोग्राफर के 15 पदों पर, इस PDF को आप खुद से ही पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है दोस्तों अब बात करते हैं आवेदन आप करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया दोस्तों। इसमें तमाम डिटेल बता दिया गया कि कैसे कैसे है होगा, कैसे तमाम डिटेल बता दिया। कोई भी आपको दिक्कत होता है फॉर्म फिलअप में, आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।